देश के जितने प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन, कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, उसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। देश के तमाम प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अब से कुछ साल पहले। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है जो सरकारी जमीन सस्ते दाम पे लेके खुले हैं, उसमें उनको 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को देना पड़ेगा। तो वही सिद्धांत जो पब्लिक स्कूल पर लागू होता है, उनको सरकारी जमीन मिली है। तो मैं कहना चाहता हूं जितने बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सरकार से सस्ते दाम पे जमीनें मिली हैं। जनता का पैसा जो बैंक में है वहां से लोन लेकर, सरकार से जमीन लेकर उन्होंने अपने उद्योग खड़े किए हैं। तो इसका मतलब उनका उद्योग केवल उनके दम पे नहीं है, उसमें सरकार की मदद है, जनता का पैसा है। इसलिए देश के लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से उनको रिजर्वेशन उसमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी मांग है जितने भी विभाग हैं उसमें रोस्टर, हमेशा रोस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। हर एक रोस्टर को मेंटेन करने के लिए एक लाइसेंस ऑफिसर एसएसटी का होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे विभागों में लाइसेंस ऑफिसर या तो है नहीं या ऐसे आदमी को चुन के बनाया जाता है जो उसका ध्यान नहीं रखता। तो रोस्टर की सूची हर साल जारी होनी चाहिए। प्रॉपर रोस्टर हर विभागवार, हर पोस्ट वार मेंटेन होना चाहिए। ये भी हम लोग मांग करते हैं। और इसके साथ साथ देश में जो बंजर भूमि है उसको सरकार खेती योग्य भूमि बनाकर, हमारे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो किसी भी जाति धर्म को उनके अंदर समान रूप से उसको वितरित किया जाए। साथ ही साथ सरकारों ने जो ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा है। लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। लेकिन एक साजिश के तहत मनवादियों ने सरकारों के माध्यम से, और यहां तक कि 5th पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके आउटसोर्स कर दिया। ठेके पे भर्ती होती है और ठेकेदार जो भर्ती करता है पहले तो भर्ती करते वक्त पैसे लेता है, उसके बाद उनकी तनख्वाह का 40% हर महीने खा जाता है क्योंकि उसका एटीएम उसी के पास रहता है। और तीसरा, उनका पीएफ और ईएसआई वो उनके अकाउंट में जमा नहीं करता, फर्जी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में लगा के अफसरों को ले दे के उनसे मिलीभगत होती है, वो उनका पूरा पैसा खा जाता है। तो इसको ठेकेदारी प्रथा को अविलंब पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं जो सरकारी संस्थान सरकारों ने बेच दिए उनके बिचने से हमारे लोगों की जो नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। मैं कहना चाहता हूं अगर इंदिरा गांधी जी के समय पर जब सारे बैंक और सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, अगर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त सारे बैंकों का और सारी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, अगर उस वक्त राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था तो आज भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जो जो सरकार ने बेच दिया, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो आईटीडीसी के होटल हो, चाहे वो एमटीएनएल बीएसएन हो, या उसके साथ एयरपोर्ट हो, या बंदरगाह हो, या एयर इंडिया हो, जितने भी विभाग बेचे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए और जहां राष्ट्रीयकरण नहीं है वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये सारी मांग हम सरकार के सामने करते हैं और ये साथ में भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ एक मांग वर्षों से चली आ रही है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। देश के अंदर जो लोग सरकारों में नौकरी करते हैं उनको पेंशन की स्कीम हुआ करती थी। सरकारों ने साजिश के तहत न्यू पेंशन स्कीम लाके पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम एक धोखा है। हमारे पूरे देश के अंदर दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे देश में जाके इसकी मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठ गई है, उनको आंखें खोलनी चाहिए। और जो जिस तरह हमारी पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरह हमारी दलित बहनों के साथ हुआ, जिस तरह इंदर मेघवाल या दूसरे हमारे समाज के लोगों की हत्या हो रही है, ऐसी हत्या पे सरकारें तुरंत सख्ती से कार्रवाई करें। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित की जाए। इन सब मांगों के साथ हम अपील करते हैं कि जो बाकी वक्ता है वो समयबद्ध तरीके से अपनी बात रखेंगे। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं औरों का समय बांध रहा हूं और मैं खुद ज्यादा समय ले लूं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैंने बीच में इसलिए बोला ताकि ये मांग सबके सामने आ जाए। अभी 5 वक्ता हो रहे मेरे बाद, उन वक्ता केवल 5 वक्ता होंगे, समयबद्ध अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम समापन करेंगे। और साथ में मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा जैसे ही समापन हो वो जो प्रसाद है और पानी वो सब में वितरित करेंगे। और साथ में असली मांग जो इस धारा प्रभाव बोलने में मेरी निकल गई वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से अपने तर्क से उनको समझाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पृथक निर्वाचन हासिल कर लिया था। डबल वोट का अधिकार देश के अछूतों के लिए हासिल कर लिया था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उसी तरह का छल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ गांधी जी ने किया। जिस तरह का छल
आप जानते हैं हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, जिस तरह का छल राजा बलि के साथ हुआ, उसी का दर जो आर्य अनार्यों के बीच का जो युद्ध है, जो देवासुर संग्राम है, उसी तरह का तरंग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ। उसी तरह जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, तो ये बार बार अंगूठे काटे जा रहे हैं, चाहे एकलव्य का कटे, हमारा कटे या किसी और का कटे, ये अंगूठा काटना बंद होना चाहिए। और हम चाहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र दोबारा बने, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहेब इसलिए लेते कि अछूतों के प्रतिनिधि जीतकर संसद विधानसभा में जाएं और उनको केवल अपने ही समाज के लोग चुने, ताकि वो उनकी आवाज बन सके। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद उस षड्यंत्र में, जिसमें हमारे पूरे समाज को कत्लेआम करने की धमकी दी गई, तो बाबा साहेब को ये हमारे साथियों ने कहा, बाबा साहेब के साथियों ने, कि अगर पूरा समाज कत्ल कर दिया जाएगा, जड़मूल नाश कर दिया जाएगा, तो ये पृथक निर्वाचन लेके फिर क्या करेंगे। तो मजबूरी में उस दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट करना पड़ा, जिसमें पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। और संयुक्त निर्वाचन में आप जानते हैं केवल एससी को एससी नहीं चुन रहा है, SC/ST को SC/ST नहीं चुन रहे, बल्कि सब लोग चुन रहे हैं। तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, वो अपनी पार्टी लाइन पे अपनी विधानसभा में, संसद के अंदर हमारे समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इसलिए हमें सच्ची भागीदारी चाहिए, सच्चा नेतृत्व चाहिए और सच्चे प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होना जरूरी है। SC/ST को केवल SC/ST के लोग चुने और पूरे देश को 2 क्षेत्रों में बांटा जाए। एक तो SC/ST की 131 सीट है संसद की, तो 131 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाए। उन 131 को चुनने के लिए केवल SC/ST वोट डालें और 131 से बच के जितनी बाकी सीट बचती हैं जनरल की, उतने क्षेत्र में भारत को बांटा जाए। उनको फिर जनरल सब लोग जितने भी रहते हैं उस क्षेत्र में, चाहे SC हो चाहे जनरल हो, वो वोट डालें, उससे वो जनरल के चुने जाएं। तो जो SC के 131 चुन के जाएंगे वो सच्चे प्रतिनिधि SC के होंगे। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इस मंच के माध्यम से हम आज फिर से दोहराते हैं कि नफरत से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। और हमें हमारे बुजुर्गों ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नफरत का रास्ता नहीं, प्यार का रास्ता सिखाया है। हम अपने शब्दों को संवैधानिक तरीके से रखें और अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कभी औजार हथियार की बात नहीं की, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को जीता है। तो मैं निवेदन करूंगा, जितने भी वक्ता जिनको बुलाया जाएगा, वो लोग कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है, लंबी लड़ाई है और निश्चित तौर पर लड़ाई तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं विधिवत संचालन के लिए पुष्पांकर जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं राजस्थान की जयपुर से रामदेव जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राजस्थान प्रदेश के, बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे ऑफिसर पद से रिटायर हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा वो एक अपना सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।